जय हिंद दोस्तों, मैं फौजी अन्नू पहाड़ी आप सभी का विश्व संवाद केंद्र देहरादून से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। लेफ्टिनेंट जनरल जयवीर सिंह नेगी जी, आप नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे व भारतीय सैन्य एकेडमी देहरादून के प्रशिक्षार्थी रहे हैं। हम लोगों ने 15 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक पूरे स्टेट में जितने भी दिवाली के पटाखों की वजह से बच्चों में कोई इंजरीज होंगी या कोई एक्सीडेंट होगा तो उन सब का ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट, सर्जरी हो, मेडिसिन हो, कंसल्टेशन हो, वो 24/7 मतलब 7 दिन 24 घंटे पूरी ट्रीटमेंट्स के लिए तैयार हैं। तुम धर्म की रक्षा करोगे, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। धर्म मेरी रक्षा करेगा और मैं धर्म से दूर रहूंगा, ये संभव है क्या? और उसके साथ साथ एक आज बहुत ही ये शुभ अवसर है जबकि हिमालय हुंकार का दीपावली विशेषांक का अभी जो है वो विमोचन किया गया है। जिन्होंने अपने इस सभागार को पुष्प सज्जा की बहुत सुंदरता से इसका आवरण हम सबके सामने रखा है। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम्, त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम्, महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे, महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे, पतत्वेशिकायो नमस्ते नमस्ते, पतत्वेशिकायो नमस्ते नमस्ते, प्रभो शक्तिमन् हिन्दु राष्ट्रांग भूता, प्रभो शक्तिमन् हिन्दु राष्ट्रांग भूता, इमे सादरं त्वां नमामो वयम्, इमे सादरं त्वां नमामो वयम्, त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम्, त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम्। सभी अतिथिगण अपने मंच पर विराजमान और डॉक्टर शिल्पा जी, सरस्वती वंदना। आप सभी को नमस्कार, मेरा जय सिया राम, सरस्वती वंदना। जयति हंस वाहिनी शारदे सरस्वती, जयति हंस वाहिनी रिद्धि दे सिद्धि दे ज्ञानदायिनी। शारदे सरस्वती जयति हंस वाहिनी, जय जय माँ, 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 जय जय मातरम, वंदे मातरम, सुजलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरम्। प्रचार प्रमुख मनीष जी से आग्रह कर रहा हूँ, महानगर दक्षिण के प्रचार प्रमुख की कृपया मंच पर आकर अपने अतिथियों का परिचय करवाने की कृपा करें। श्रीमान मनीष। हमारे कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल जयवीर सिंह नेगी जी, आप नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे व भारतीय सैन्य एकेडमी देहरादून के
प्रशिक्षार्थी रहे हैं। आपको जून 1981 में डोगरा रेजिमेंट में कमीशन मिला है। भारतीय सेना में 40 वर्षों की शानदार सेवा में आप 6 कार्यकाल जम्मू कश्मीर के नियंत्रण सेवा वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अत्यंत उच्च दुर्गम ऊंचाई पर आप आतंकवाद रोधी क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। आपने उत्तर पूर्व में असम में ऑपरेशन पराक्रम में पश्चिम क्षेत्र में अपनी बटालियन की कमान संभाली। आप IMA के 2020 में कमांडेंट रहे हैं। मैं प्रेम जी व अनुज जी से आग्रह करूंगा कि शॉल व तुलसी माला देकर हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष का स्वागत व अभिनंदन करें। आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के रूप में श्रीमान पदम जी, आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक हैं। आप नगर प्रचारक, तहसील प्रचारक, जिला प्रचारक, विभाग प्रचारक व अनेक दायित्वों का निर्वहन कर चुके हैं। आप उत्तर प्रदेश सीमा जागरण प्रमुख तथा दीनदयाल धाम मथुरा के निदेशक का दायित्व भी निर्वहन कर चुके हैं। आप सह क्षेत्र प्रचार प्रमुख का दायित्व तथा वर्तमान में आप क्षेत्र प्रचार प्रमुख के नाते हम सभी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करते हैं। आपका केंद्र हरिद्वार है। मैं नीरज कोटनाला, डॉक्टर शेखर जी एवं श्री ब्रजेश बनकोटी जी से आग्रह करूंगा कि शॉल व तुलसी माला देकर हमारे मुख्य वक्ता का स्वागत एवं अभिनंदन करें। श्रीमान राजकुमार टोंक जी, आप वरिष्ठ स्वयंसेवक हैं। आप विश्व संवाद केंद्र के सचिव के नाते विश्व संवाद केंद्र का कार्य देखते हैं। श्रीमान साक ध्यानी जी, आप वरिष्ठ साहित्यकार हैं। हिमालय हुंकार के नियमित लेखक व विशेषांकों के संपादक रहते हैं। आपकी पत्रिका हलंत के आप संपादक हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने हेतु मैं श्रीमान गजेंद्र खंडवी जी से आग्रह करूंगा, कृपया आप। सभागार में कुछ और परिचय कराना आवश्यक है। श्रीमान संजय जी जो अपने प्रांत के प्रचार प्रमुख हैं, अधिकांशतः वो बाहर ही रहते हैं परिचय के समय पर, अगर हैं तो भाई साहब संजय जी। श्रीमान ब्रजेश बनकोटी जी जो अपने सह प्रांत प्रचार प्रमुख हैं, और आप जो अपना मुक्त विश्वविद्यालय उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में आप सेवारत हैं। श्रीमान नीरज जी सह प्रांत अभिलेखागार प्रमुख हैं, हमारे बीच हैं, आप प्रचारक हैं। श्रीमान धनंजय जी अपने विभाग जिसमें कि 4 जिले हैं, दोनों महानगर के उत्तर दक्षिण, विकासनगर और पुरोला, ऐसे अपने विभाग प्रचारक जी हमारे बीच हैं। श्रीमती रीता गोयल जी जो अपने ट्रस्ट और विश्व संवाद केंद्र की सचिव हमारे बीच हैं। श्रीमती विनोद उनियाल जी जो बहुत विश्व संवाद केंद्र की अपनी बहुत नियमित टीम के सदस्य हैं और राज्य मंत्री का दायित्व भी आपके पास है। श्रीमान सुखराम जोशी जी संवाद केंद्र के आप कोषाध्यक्ष हैं। धीरेन्द्र प्रताप जी वरिष्ठ, आप युवा हैं लेकिन वरिष्ठ पत्रकार के रूप में आप हम सबके बीच हैं और संवाद केंद्र टीम के सदस्य हैं। श्रीमान अरुण शर्मा जी विभाग सह विभाग कार्यवाह, अरुण जी पीछे हैं। मैं इस सभागार में आप सभी श्रेष्ठ जनों का, क्योंकि मुझे लगता है कुछ और भी ऐसे विशिष्ट परिचय होंगे बीच में, लेकिन जिनका परिचय के रूप में भी हम सदा सदा मार्गदर्शन लेते रहते हैं, ऐसे अपने माननीय संघ चालक चंद्रगुप्त विक्रम जी, वो पीछे बैठ गए, हमने आगे बैठाया था भाई साहब को। और ऐसे परिचयों की दृष्टि से आगे बढ़ते हुए आज दीपावली विशेषांक, हम सब लोग जानते हैं कि हिमालय हुंकार अपनी जागरण पत्रिका है जिसको
सुदूर गांवों में पहुंचाया जाता है। प्रत्येक 15 दिन में पाक्षिक रूप से वो छपती है और वर्ष में इसके 2 विशेषांक छपते हैं, दीपावली विशेषांक, नारद जयंती विशेषांक पर, और एक इसका वार्षिकी भी निकलती है। और ऐसे ही हम कार्यक्रमों के माध्यम से विमोचन करते हैं। इस बार का जो दीपावली विशेषांक है, उस दृष्टि से हम सब लोग जानते हैं संघ शताब्दी वर्ष के रूप में सब लोगों के आकलन में कई सारे विषय निकल कर आए। इस दृष्टि से क्या विषय होना चाहिए, इन सब पर चर्चा के बाद ये विशेषांक आपके समक्ष होगा। इस बारे में मैं एक संक्षिप्त और सुघड़ सी बातचीत, उसका परिचय हो पहले पत्रिका का। इससे पहले विश्व संवाद केंद्र के परिचय के लिए मैं श्रीमान राजकुमार टोंक जी से आग्रह है, क्योंकि पत्रिका के विषय में राजकुमार टोंक जी की से आग्रह है कि आप विश्व संवाद केंद्र के सचिव हैं, तो विश्व संवाद केंद्र का परिचय हम सबके समक्ष रखेंगे। आदरणीय राजकुमार जी। विश्व संवाद केंद्र अपने देहरादून में बहुत पहले से कार्य कर रहा है। 1990 से यहाँ पर कार्य प्रारंभ किया। कार्य प्रारंभ करने वालों में 2 उस समय के युवा कार्यकर्ता जो इसमें लगे, उनमें से एक इस समय हमारे बीच नहीं है, स्वर्गीय प्रभाकर जी, और दूसरे मेरे सामने ही विजय सनई जी बैठे हैं। आपके द्वारा ये कार्य प्रारंभ किया गया। उत्तराखंड बनने के बाद विधिवत रूप से विश्व संवाद का केंद्र द्वारा यहां पर कार्य प्रारंभ किया गया। विश्व संवाद केंद्र अनेकों गतिविधि का संचालन करता है। विश्व संवाद केंद्र अपने राष्ट्र के और चरित्र निर्माण का कार्य, ऐसे लेखन, ऐसे प्रतिभाओं को ढूंढ करके उसको सामने लाने का प्रयास करता है। न्यास, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वदेशी की अवधारणा का भी जागरण के रूप में कार्य करता है। भारतीय संस्कृति के उत्थान के लिए उसके विषय व प्रांतीय या राष्ट्रीय समाचारों को, जो नवाचार, जो स्वयं आगे बढ़कर के एक नया कार्य स्वदेशी के उसमें करते हैं, उनको भी ढूंढ कर आगे लाने का प्रयास करता है। उनके संबंध में भी सामग्री को पूरे वर्ष देश भर में से एकत्र करके यहाँ के लिए और यहाँ की सामग्री बाहर भेजता है। ऐसा अपना विश्व संवाद केंद्र कार्य करता है। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी पत्रकारिता प्रशिक्षण हम कराते रहे हैं पहले। अब वो पत्र लेखन का कार्य भी पत्रों में लगभग बंद हो गया है, लेकिन अन्य उस क्षेत्र के विशेषज्ञों को बुला करके समय समय पर हम गोष्ठियां करके, कार्यशालाएं करके उसका भी हम प्रचार प्रसार करते हैं। प्रिंट मीडिया के माध्यम से लोक शक्ति का जागरण व सार्थक भागीदारी का भी विश्व संवाद केंद्र कार्य करता है। अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो हमारे स्तंभ लेखक हैं और अन्य लेखक जो राष्ट्र के प्रति, अपने मान बिंदुओं के प्रति जिनका लेखन रहता है, जिसमें राष्ट्र उत्थान के विषय विशेष प्रमुखता से रहता है, ऐसी भी हम पुस्तक का प्रकाशन करते हैं। ऐसी अनेक पुस्तकों का प्रकाशन यहाँ के द्वारा किया गया है। विश्व संवाद केंद्र सोशल मीडिया की भी कार्यशालाओं का आयोजन करते हैं समय समय पर। ऐसी अनेक कार्यशालाएं यहाँ पर देहरादून में
रुड़की, हल्द्वानी, विभिन्न केंद्रों पर इनका आयोजन करते हैं और सैकड़ों की संख्या में वहां पर आने वाले विद्वतजन वो इसमें प्रतिभाग करते हैं और अपनी ओर से हम प्रयास करते हैं उस क्षेत्र के विशेषज्ञ को उसमें सामने रख करके उनके माध्यम से अधिकतम जानकारी उपलब्ध कराते हैं। धन्यवाद आदरणीय टोंक साहब। और आज जिस कार्यक्रम के निमित्त हम लोग यहाँ पर हैं, अपने बीच माननीय अनिल नंदा जी भी हैं, सह प्रांत कुटुंब प्रबोधन का आप दायित्व हैं, बहुत वरिष्ठ स्वयंसेवक हैं क्या भाई साहब? हैं। माननीय के अपने महानगर दक्षिण के माननीय संघ चालक कैलाश जी हैं और महानगर उत्तर के सह संघ चालक श्रीमान राजेंद्र मोला जी अपेक्षित हैं। ऐसे इस समारोह की जो धुरी है, जो केंद्र बिंदु है, वो इस हिमालय हुंकार पत्रिका का दीपावली विशेषांक का विमोचन है। मैं बहुत ही सशक्त साहित्य के पुरोधा, जिनकी लेखनी में एक तेजस्वी स्वरूप है, जिनके शब्दों में एक आग है जो भीतर तक आपको झकझोरने की क्षमता रखती है, ऐसे वरिष्ठ साहित्यकार शाक्य जी हैं। मैं आग्रह कर रहा हूँ आपसे कि आज इस पत्रिका का परिचय रखकर विमोचन करने के लिए, उससे पहले परिचय शाक्य जी, हिमालय हुंकार के परिचय के लिए। नमस्कार। सबसे पहले मैं आप सबको आने वाले प्रकाशोत्सव दीपावली की शुभकामनाएं अर्पित कर रहा हूं। दीपावली की जगमग की तरह आप सबका भविष्य भी जगमग हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पुनः एक बार दीपावली की शुभकामनाएं। जागरण पत्रिका का ये जो अंक है दीपावली के अवसर पर है, लेकिन इसका मुख्य विषय है भारतीय संविधान। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। पहले तो इसको शुरू करने से पहले, जिस तरह हमारे घरों में पकवान बनते हैं तो हम क्या करते हैं, उसमें कई तरह के मसाले डालते हैं, दाल चीनी वगैरह डालते हैं, खड़े पत्ते डालते हैं। लेकिन जब वो भोजन परोसा जाता है, वो पकवान परोसा जाता है, तो सबसे पहले दाल चीनी को निकाला जाता है और उसके ऊपर फिर धनिया रखा जाता है। तो सारा श्रेय पकवान का धनिया ले जाता है, दाल चीनी कहीं नाम नहीं होता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, इस पत्रिका के जो पूरी तैयारी है, इसका जो संपादन है, वो माननीय रणजीत सिंह जी जाला जी ने किया है और किसी आवश्यक कार्य के लिए उनको घर जाना पड़ा। तो मुझे जो श्रेय दिया गया और मुझे सम्मान दिया गया, जिससे विश्व संवाद केंद्र का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ, क्योंकि मैंने इसमें संपादन का काम मैंने नहीं किया, मेरा बहुत योगदान इस अंक में नहीं था। इसलिए मैंने माननीय संजय से कहा था, क्योंकि संविधान यो कानूनविदों का विषय है, संविधान एक बहुत क्लिष्ट विषय था। तो सबसे पहले तो मैं पत्रिका में जिन लोगों ने, जिन कानूनविदों ने अपने लेख इसमें दिए और हमारे पाठकों को संविधान के बारे में, उसकी बारीकियों के बारे में और उनसे की गई छेड़छाड़ के बारे में इस पत्रिका में बहुत सुंदर सुंदर लेख दिए हैं। मैं उन सभी का धन्यवाद अदा करता हूं विश्व संवाद केंद्र की ओर से, और उन सभी विज्ञापन दाताओं का भी जिन्होंने अपना सहयोग इस पत्रिका में दिया, क्योंकि विज्ञापन तो ईंधन होता है किसी पत्रिका का, बिना उसके एक पत्रिका सुंदर निकले, अपने समस्त कलेवर के साथ प्रकट हो, इसके लिए विज्ञापन भी बहुत आवश्यक है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। पुस्तक में अधिकतर, जैसे आपको सबको पता है, संविधान को सन 50 में संविधान लागू हुआ। संविधान से अनेक तरह की छेड़छाड़ हुई, उसमें संशोधन किए गए, लेकिन कुछ बातें थी जो संविधान को लागू करने से पहले ही उसमें से कुछ तरह के पूर्वाग्रह, कुछ तरह की विचारधाराएं
उसमें से हटा दी गई। कुछ छेड़छाड़ बाद में हुई, जैसे इस राष्ट्र का ध्वज क्या हो, इसका राष्ट्रीय चिन्ह क्या हो, मुद्रा पर क्या अंकित हो, ये कई ऐसे विषय थे कि जो इनमें बहुत ज़्यादा बहस नहीं हुई, बहुत ज़्यादा इसमें नेहरू की अपनी मर्जी चली। और एक तरह से, क्योंकि अब जो राष्ट्रीय चिन्ह हम उसका सम्मान करते हैं, हम अपने ध्वज का सम्मान करते हैं, क्योंकि वो अब संविधान प्रदत्त चिन्ह है। हम उस पर प्रश्न नहीं उठा रहे, हम प्रश्न उठा रहे हैं नियत पर, कांग्रेस की नियत पर, कि उन्होंने इसमें एक लेख छपा है। मैं विशेष आग्रह उसका विशेष उल्लेख करना चाहूँगा, क्योंकि मैं कानून का विद्यार्थी नहीं रहा हूँ, मुझे कानून के बारे में बहुत ज्ञान भी नहीं है। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आज मुख्य वक्ता देंगे, लेकिन कुछ भावनात्मक विषय थे जिनको अगर रहने भी दिया जाता तो यह राष्ट्र का सम्मान होता, इस प्रदेश के बहुसंख्यक समाज का ही सम्मान होता। माननीय लक्ष्मी प्रसाद जायसवाल जी ने भी इसमें एक लेख लिखा है उसी बारे में कि हमारे संविधान में कुछ चित्र थे, अगर वो चित्र रह जाते तो किसी का कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन वो पूर्वाग्रह के कारण वो चित्र हटा दिए गए। सब हमसे अपना पाथे हमको दें, मैं उनको मंच पर आमंत्रित करता हूँ और संक्षिप्त से शब्दों में डॉक्टर संगीता जैन जी से कि वो दीपावली पर क्या सावधानियां और क्या चीज़ों पर वो थोड़ा सा अपने बीच कुछ विषय रखेंगे। डॉक्टर संगीता जैन। सर, सर्वप्रथम विश्व संवाद केंद्र का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ इस मंच पे आने के लिए मौका दिया। जिस तरीके से विश्व संवाद केंद्र समाज के लिए फ्री सेवाएं करता है, जो कि पहले वीडियोस में दिखाया गया, उसी तरीके से आज तक समाज ने और पूरे इस उत्तराखंड स्टेट ने हम डॉक्टरों के लिए भी काफ़ी कुछ दिया है। तो आज का यह समय है जब हमें अपने समाज को रीपे करना है, वापस समाज के लिए रिस्पॉन्सिबल बनना है। उसी तर्ज पर मैं डॉक्टर संगीता जैन, मेडिकल डायरेक्टर ASG आंखों का अस्पताल है हरिद्वार रोड पे, CMI हॉस्पिटल के पास में है। हम लोगों ने 15 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक पूरे स्टेट में जितने भी दिवाली के पटाखों की वजह से बच्चों में कोई इंजरीज होंगी या कोई एक्सीडेंट होगा, तो उन सब का ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट, सर्जरी हो, मेडिसिन हो, कंसल्टेशन हो, वो 24/7 मतलब 7 दिन 24 घंटे पूरी ट्रीटमेंट्स के लिए तैयार हैं। हमारे पास आयुष्मान गोल्डन कार्ड, ये सारी सुविधाएं हैं, बट उसके बावजूद समाज के लिए हम ऋणी हैं और यही ऋण वापस करने के लिए यह स्टेप लिया गया है। ASG आई हॉस्पिटल ऑल ओवर इंडिया 170 सेंटर्स में काम करता है और 170 सेंटर्स पूरे इन 7 दिनों में सारी फ्री सुविधाएं पटाखों से पीड़ित बच्चों के लिए करेगा। मेरा आप सभी से यही अनुरोध है, आपके आसपास में, आपके सगे संबंधियों में, दूर दराज के लोगों में अगर किसी बच्चे को कोई इंजरी हो, पटाखों से कोई तकलीफ हो, तो आप हमारे पास लाइए। चाहे रात के 2 बजे आपका बच्चा आए, उसके लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसी वार्तालाप के साथ एक बार फिर से धन्यवाद देते हुए थैंक यू। और अभी जिसका सबको इंतजार था वह घड़ी आ चुकी है और अभी विश्व संवाद केंद्र देहरादून हिमालय हुंकार पाक्षिक पत्रिका दीपावली विशेषांक का विमोचन किया जा रहा है आज के विशेष अतिथियों द्वारा। और मैं आज जो अपने इस सदन को अपनी तेजस्वी वाणी से हम सबका मार्गदर्शन और पाथे देने वाले ऐसे आदरणीय क्षेत्र प्रचार प्रमुख आदरणीय पदमजी भाई साहब हमारे बीच हैं। आप आध्यात्मिक चेतना, प्रचार की दृष्टि और संवेद दर्शन और चिंतन के स्वामी हैं। मैं आदरणीय भाई साहब से आग्रह कर रहा हूँ कि हमें पाथे देकर के था। विश्व संवाद केंद्र देहरादून के द्वारा जागरण पत्रिका हिमालय हुंकार इसकी वार्षिक दीपावली विशेषांक पर मंच पर उपस्थित लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर जयवीर सिंह नेगी जी, इस संवाद केंद्र के अध्यक्ष राजकुमार जी, साक ध्यानी जी,
और जो अभी कुशल संचालन कर रहे हैं ऐसे इस विभाग के विभाग प्रचार प्रमुख, सभागार में उपस्थित श्रद्धेय मातृशक्ति एवं सभी प्रबुद्ध जन, आप सभी को दीपों के इस पर्व दीपावली की अनंत हार्दिक शुभकामनाएं। विजय से दीपोत्सव तक अपने समाज के अंदर उत्सव का माहौल रहता है और ये उत्सव तभी अच्छा लगता है जब हर घर के अंदर खुशहाली हो, अर्थात समृद्धि सदा सदा सर्वदा से हमारी पहचान रही है। आज जिस विषय का विशेषांक हमारे बीच में है, आप सबसे मेरा आग्रह है, पहले मैं आग्रह कर देता हूं कि बड़ा सुंदर अंक है। संविधान क्या है और क्या क्या उसमें होना चाहिए था, क्या क्या हुआ, क्या क्या है, बड़े विस्तार से बड़े प्रबुद्ध जनों ने अपनी अपनी वाणी को, विद्या को अपनी लेखनी से अंकित किया है। हम वर्तमान जिस समय में जी रहे हैं, ये समय वैचारिक युद्ध का है। ये युद्ध रणभूमि नहीं अपितु मन भूमि पर लड़ा जाने वाला वैचारिक युद्ध है। और वैचारिक युद्ध को लड़ने के लिए हमारे शास्त्रों में दो शब्दों का अगर हमको विजय प्राप्त करनी है तो दो शब्दों का वर्णन आता है, आत्मबोध और शत्रुबोध। अर्थात हमेशा से रणभूमि में भी हम देखते हैं, अगर हमने सामने वाले की शक्ति का आकलन नहीं किया तो हमने युद्ध हारा है। सामने वाले की शक्ति का आकलन करने के बाद जब हम मैदान में गए तो उस 32 दांतों वाले बकरे का हंता, ये छत्रपति शिवाजी का चित्र हमारे सामने आता है। इसलिए शत्रुबोध, उसको जानने से पहले आत्मबोध बहुत आवश्यक है। मैं कौन हूं, कहां खड़ा हूं। इसलिए इस वैचारिक युद्ध में दोनों को हमको समझना पड़ेगा, मैं भी और शत्रु भी। जिस वैचारिक युद्ध की मैं बात कर रहा हूं, उस वैचारिक युद्ध में हम सबकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। और इस भूमिका को समय समय पर विश्व संवाद केंद्र अनेक विषयों को लेकर ये समाज के बीच में उस विमर्श को खड़ा करने का एक प्रयास करता है। यह भी एक छोटा प्रयास इस संविधान के विषय को लेकर है। बहुत सारे विषय हैं, लेकिन संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हो जाता है। तो 26 जनवरी तक इसकी प्रतीक्षा क्यों? ये विषय तो एक बार विचार के लिए बनता है। तो हमको याद करना पड़ेगा उस 26 जनवरी 1930 का। और 26 जनवरी 1930 से पहले 31 दिसंबर 1929 का। अर्थात ये संविधान इस देश का दर्पण है। दर्पण हमारे बाह्य आवरण को जिस प्रकार से घरों में रखा दर्पण, ये उसको व्यवस्थित करने का काम करता है, हमको व्यवस्थित करने का काम करता है। हमारी मजबूरी है, बार बार उस दर्पण के जाकर सामने हम खड़े होते हैं। वो दर्पण बोलता है क्या? नहीं बोलता है। वो इंगित करता है क्या? तो इंगित भी नहीं करता है। फिर भी मैं बार बार जाता हूं, क्यों जाता हूं? ये प्रश्न तो बनता है। और इसलिए मेरे बाह्य आवरण को वो मुझसे परिचय कराता है। उसके सामने खड़े होकर अपने को मैं उसके बिना बोले, बिना इंगित किए अपने को व्यवस्थित करता हूं। ये संविधान
इसकी तारीख, ये मेरे जो इस संविधान के अंदर जिस आत्मा को हम देखना चाहते हैं, उस आत्मा का दर्शन है। मैंने कहा 31 दिसंबर 1929 मध्य रात्रि, रावी का तट, जहां पूर्ण स्वतंत्रता और पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई है। जनवरी 1930 26 जनवरी को लाहौर के अंदर यह अधिवेशन होता है कांग्रेस का, और उस अधिवेशन में इस मध्य रात्रि को दोहराए गए संकल्प पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण स्वराज, इसको उस राष्ट्रीय भारतीय कांग्रेस के मंच पर इस संकल्प को उच्चारित किया गया। इसलिए 26 नवंबर 1949 से लेकर 1950 से लेकर 26 जनवरी तक की हमने प्रतीक्षा की। हम उस दिन को भूलना नहीं चाहते, और हम अधिकांश यहां संघ के लोग हैं। 1920 के राष्ट्रीय अधिवेशन में कांग्रेस के, चूंकि उस समय संघ संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार जी वह भी कांग्रेस में एक्टिव भूमिका में थे। डॉक्टर हेडगेवार जी ने उस समय जब वंदे मातरम का कांग्रेस के मंच पर विरोध हुआ, तो उस समय डॉक्टर जी ने कांग्रेस की लीडरशिप को, उस समय जो लोग थे, महात्मा गांधी होंगे, बाकी सब होंगे, उस समय कहा कि अब हमको पूर्ण स्वतंत्रता की मांग इस मंच से प्रस्ताव पास करना चाहिए। 9 वर्ष लगे, और ये जो 26 जनवरी 1950 इसलिए एक संकल्प है, ये केवल कोई तिथि नहीं है। कैसा शासन होगा, कौन सी स्वतंत्रता हमने ली, उस संकल्प को हम कैसे पूरा करेंगे। और इसलिए मैंने जिस दर्पण का शब्द प्रयोग किया, इस संविधान में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे विषय इसमें, ये बात ठीक है, इसके साथ छेड़छाड़ हुई, लेकिन इसकी भूमिका, इसका वर्तमान स्वरूप, इसके अंदर जो हम क्या दिखाना चाहते हैं, समाज को देखना क्या चाहते हैं, बताना क्या चाहते हैं, तो हम इस संस्कृति को, इस देश को, इस परंपरा को, भारत की सांस्कृतिक, समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर क्या है, इसका दर्शन इस संविधान में है। समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर, हम इसके अंदर भारतीय इतिहास की विभिन्न सभ्यताओं को और कालखंडों को, ये केवल एक पुस्तक नहीं है, एक ग्रंथ है, ये भारत है। हम इस संविधान को दर्शन कराना चाहते हैं देश की सांस्कृतिक एकता और विशालता का। यह संकुचितता नहीं है, व्यापकता है। और इन सब को, जो सार है ये संविधान का, इन सब को हमने चित्रों के माध्यम से इस संविधान के अंदर दर्शाने का प्रयास किया है। ये बात ठीक है कि देश काल परिस्थिति अनुसार अनेक विषयों के साथ ग्रंथों की भी परिभाषा बदली जाती है। अब जिस गति से चल रहे हैं, उस गति को भी कम ज्यादा किया जाता है। जो समाज देश काल परिस्थिति अनुसार अपने ग्रंथों की और अपनी गति की समीक्षा करके उसमें परिवर्तन करता है, वो समाज आगे बढ़ता है। लेकिन आगे बढ़ने के लिए परिवर्तन, अर्थात गुणात्मक परिवर्तन, नियोजन वाला परिवर्तन, सकारात्मक परिवर्तन, ये व्यक्ति को आगे बढ़ाता है। नकारात्मक ये व्यक्ति को झकझोरता है, उसको पतन की ओर ले जाता है। और इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह है कि जिस संविधान के लिए आज हम यहां आए, ग्रंथ हमको मिलेगा जिसका टाइटल ही है धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्म, तुम धर्म की रक्षा करोगे, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। धर्म मेरी रक्षा करेगा और मैं धर्म से दूर रहूंगा, ये संभव है क्या? इसलिए इसका जो टाइटल दिया है, मैंने कहा बड़े सुधी जनों ने इस पुस्तिका का संयोजन किया। विविधता
से अखंडता। दीपोत्सव हमको संकेत देता ही है, एक दीप से जले दूसरा, जलते दीप अनेक। हम इस देश के अंदर नहीं, हम दुनिया के अंदर से इस अंधकार को दूर करना चाहते हैं। और ये अंधकार दूर करने के लिए मैं स्वयं उस दीपक की बाती बनता हूं। ये मेरा इतिहास है। और उस बाती के रूप में जो चित्र है इस संविधान के अंदर, इसकी प्रस्तावना में उस सिंधु घाटी की सभ्यता का चित्र है। सिंधु घाटी क्या है, और उसमें भी एक बैल का चित्र दिया हुआ है। वो बैल क्या है, हमारे शास्त्रों में उस बैल को हमने धर्म का प्रतीक माना है, चारों युगों से उसको जोड़कर देखा है। वो केवल चित्र नहीं है, हमने कल्पना की है। जब उस बैल के चारों पैर है तो वो सतयुग है, एक पैर निकल गया तो वो त्रेता हो गया, दो पैर चले गए तो द्वापर आ गया। अभी वो धर्म एक पैर पर खड़ा है, इसलिए कलियुग है। वो चित्र का सार है, वो केवल खाली पन्ने थे इसलिए कुछ चित्र देना, ऐसा नहीं है। इस संविधान की प्रस्तावना में चित्र है। इस संविधान के अंदर ये मैंने और संघ वालों ने उस समय इस संविधान की रचना नहीं की। वो रचना करने वाले लोग थे, ये बात ठीक है। साक्य जी ने कुछ एक दो प्रश्न उठाए हैं, वो प्रश्न बने रहेंगे, बने भी रहने चाहिए। कहते हैं कि जब तक एकाध गति अवरोधक मार्ग पर ना हो तब तक चलने में आनंद नहीं आता। ये ठीक है बात। और इसीलिए ये सिंधु घाटी की सभ्यता, भगवान राम, लक्ष्मण और सीता ये रावण का अंत करके पुष्पक विमान से अयोध्या आते हैं, वह भी एक चित्र है। और इस चित्र को कहां जोड़ा गया, ये जो हम मौलिक अधिकारों की बात करते हैं, मतलब चित्रों का नियोजन ये वैसे ही नहीं कर दिया गया। राम कौन है, तो धार्मिकता, न्याय और मर्यादा जो एक राम राज्य की कल्पना को साकार रूप देता है, राम वो है। कर्तव्य पालन, संविधान में अनुच्छेद 51 ये 1976 में ये नागरिक कर्तव्य जोड़े गए। मौलिक अधिकार थे हमारे पास पहले, तो अधिकार को कर्तव्य के रूप में जानना तो भगवान राम को जानना पड़ेगा। लोग बोलते हैं ना कि जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही है, ये बात ठीक है। तो राम का कैसे रखेंगे, लेकिन तभी किसी पुरुषार्थी ने कहा, एक मैं कथा सुन रहा था अभी 4-6 दिन पहले, उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन राम को अगर हमको पुरुषार्थी राम के रूप में देखना है तो जाहि विधि रहे राम ताहि विधि रही है। राम कौन सी विधि रहे, राम उस संकल्प जो जाने अनजाने में ले लिया, निश्चयहीन करो मही, उस संकल्प पूर्ति के लिए वो अयोध्या का त्याग करके, उसके कारण में मैं नहीं जाना चाहता, जंगलों की ओर गए, सब सुख सुविधाओं को छोड़कर गए। इस सनातन संस्कृति में, परंपराओं में असुरों का कोई काम नहीं है, और इसलिए उन असुरों का दमन अयोध्या में रहकर नहीं कर सकता। इसलिए राम उस अधिकार को, मौलिक अधिकार को, अधिकार था उनको राजा बनना चाहिए था, उसको छोड़कर इस समाज में एक मर्यादा प्रस्तुत करने के लिए, उस बुराइयों का अंत करने के लिए राम आ गए। ये चित्र है। संविधान के नीति निर्देशक जो पृष्ठ है उस पर हमको भगवान कृष्ण और अर्जुन ये गीता में जो उपदेश देते हुए दिखाई देते हैं, क्या है, ये विचार को करने का बनता है, ये चित्र नहीं है। ये मेरी संस्कृति है, मेरी परंपराएं हैं, मेरा मार्ग है। ये उन्होंने मुझको पथ दिखाया है, उस पथ पर मुझे चलना है। कब कौन सी उस नीति को, उस मार्ग को धर्म स्थापना के लिए कब कौन सी नीति का सिलेक्शन करना, चयन करना, ये हमको वो अर्जुन को पाठ पढ़ाते हुए। जब मर्यादाओं को, न्याय और अन्याय का विषय आता है तो मैं और मेरा
ये विषय भूलना पड़ेगा। ये संविधान है। संविधान में मुझको महावीर भी दिखाई देते हैं, संविधान में मुझको भगवान बुद्ध भी दिखाई देते हैं, जो कहते हैं अप्पा दीपो भव, चारों तरफ अंधकार हो तो स्वयं अपना दीपक के समान जनकर इस समाज का अंधकार दूर करने के लिए खड़े हो जाए। ये चित्र केवल चित्र नहीं है, इस संविधान में हमको दिखाई देता है वो हिमालय से लेकर और वो रेगिस्तान और समुद्र, अर्थात इस देश की कल्चर क्या है, सांघिकता क्या है, ये दिखाई देता है। मेरा रामेश्वरम के प्रति, रामेश्वरम का बद्रीनाथ के प्रति, केदारनाथ के प्रति अर्थात समान भाव बना रहे, हम सब एक हैं, इस एकत्व को जोड़ने वाले ये चित्र हमारे संविधान में दिखाई देते हैं। इसलिए ये केवल एक पुस्तक नहीं है, इस देश को कौन सी दिशा में चलना चाहिए, हमने संकल्प तो ले लिया पूर्ण स्वतंत्रता और स्वराज्य का। ये दो शब्द नहीं है, ये इस देश को चलने वाले संकल्प हैं। पूर्ण स्वतंत्रता मिली क्या? मिली तो उस पूर्ण स्वराज्य, मेरा राज्य, ये मुझको दिखाई देता है क्या? मेरे मन के अंदर कोई गर्व और गौरव की अनुभूति होती है क्या? ये प्रश्न है। और इसलिए केवल इतना ही नहीं, तो इसके अंदर हमको वर्तमान स्वतंत्रता की लड़ाई में जिनके दम पर वर्तमान उस युद्ध को हमने जीता, उसमें झांसी की रानी भी दिखाई देती है। उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी दिखाई देते हैं, महात्मा गांधी भी दिखाई देते हैं। वो दांडी मार्च, जिस दांडी मार्च का समापन ये 31 अगस्त 1929 की रात को हुआ था। नोआखाली क्या है पढ़िएगा जरा, उसका चित्र भी दिखाई देता है। और हमने तो कहा है कि चित्र पर कोटेशन लिखने की आवश्यकता ना पड़े, अच्छा फोटोग्राफर उसको कहते हैं। चित्र बिना लिखे वो बोल जाए। ये चित्र सब कुछ बोलने वाले हैं, गूंगे चित्र नहीं है, बहरे चित्र नहीं है। और इसलिए ये चित्र इस देश के दिशा बोधक हैं, मार्गदर्शक हैं। अगर हमने इनको अपने आदर्श के रूप में रखकर जिस स्वराज्य की हमने घोषणा की, हमने जो 26 जनवरी 1950 का जो दिन तय किया, हमने प्रतीक्षा की, एक महीना बीच में, 1.5 महीना हमने निकाला। हम 26 जनवरी नवंबर को भी डिक्लेयर घोषित इसको अपना सकते थे। हमने वो दिन तय किया, वो संकल्प, जिस संकल्प को लेकर के राम निकल गए। और संकल्प पूर्ति के लिए सर्वस्व समर्पण का भाव चाहिए, अपने को भूलने का भाव चाहिए। लेकिन उस समय हमारी तो दृष्टि को छोड़ते जिनके हाथ में सत्ता थी, और इसलिए उस संकल्प को हम भूल गए। जो स्वतंत्रता और स्वराज्य का हमने संकल्प लिया 1950 26 जनवरी को, वो कहीं हमसे दूर हो गया। और इसके कारण इस संविधान में छेड़छाड़ शुरू हो गई, जिसकी अभी साक्ष्य जी चर्चा कर रहे थे। छेड़छाड़ क्यों हुई? वो छेड़छाड़ इसीलिए हुई कि हमने उसको, जो एक किताब है, केवल कोई पन्ने मानकर, उन पन्नों की रचना मान करके उसकी अनदेखी की हमने। उस समिति ने कितना अध्ययन किया, कितना समय लगाया। इन चित्रों को वो प्रसिद्ध चित्रकार नंदलाल बोस, उन्होंने कितना चिंतन किया होगा कि हमने संविधान की भी अनदेखी शुरू कर दी। वो केवल स्वार्थ के लिए तो संविधान बीच में लाते हैं। अभी हमने देखा पिछले चुनाव के अंदर 2 लड़के उस संविधान की किताब को हाथ में लिए। एक कार्यकर्ता ने प्रश्न किया दूसरी पार्टी के, इसमें कितने पृष्ठ हैं ये तो बता दो। पूरे चुनाव में पुस्तक लेकर घूमे, लेकिन कितने पृष्ठ हैं ये नहीं बता पाए। इस संविधान को केवल और केवल ये राजनीतिक हथकंडा बनाकर जब उनको जो उचित लगा, तब उन्होंने इस संविधान के साथ छेड़छाड़ की है। और छेड़छाड़ कब होती है?
छेड़छाड़ तब होती है जब समाज सुप्त अवस्था में चला जाता है। जब समाज जागरूक अवस्था में रहता है तो 1986 में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बदलकर संविधान संशोधन हो जाता है। देखा हमने समाज की जागृति का परिणाम ध्यान में आ गया होगा। 1986 सावानो केस ध्यान में आ गया होगा। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बदल जाता है, सत्ता और कोर्ट उसके प्रेशर में आ जाते हैं। यह जागृति है। हमने भी एक उदाहरण दिया है, हमने अर्थात राष्ट्रभक्तों ने 1911 से देश में 2011 से इस देश में एक नैरेटिव खड़ा किया गया। जय हिंद, जय हिंद जी, वंदे मातरम, शुभकामनाएं आप सबको। श्री पदम जी क्षेत्र प्रमुख हैं, उसके अलावा मंच पर आसीन ध्यानी जी, इस आज के कार्यक्रम का संचालन करने वाले श्री गजेंद्र खंडूरी जी, टोंक जी, और यहाँ पर जो बहुत एक संघ के बहुत ही आदरणीय, सम्मानीय, बहुत तजुर्बे वाले और अपने अपने फील्ड्स में बहुत माहिर रहे हैं, लेकिन संघ के साथ जुड़े हुए जो यहाँ पर पदाधिकारी गण हैं और आज के इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाली जो पूरी टीम है, और सबसे तो मैं हर तौर पर नहीं मिला हूँ, एक बारी जो यहाँ के क्षेत्र के एक और प्रचारक हैं संजय जी और मिस्टर सेठी, उन्होंने मेरे साथ में जो है कांटेक्ट किया था, और मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि इस मंच पर और आज के इस कार्यक्रम में मुझे आपने जो है निमंत्रण दिया और मुझे ये ऑनर दिया। यहाँ पर मात्र शक्ति हैं, यहाँ पर संघ के सैनिक हैं जो जुड़े हुए हैं, सदस्य हैं, और मैं उनको एक, जिस तरह से हमारी सेना में एक सैनिक होता है उसी तरह से आप भी एक सदस्य हैं, कर्मठ सदस्य हैं, और आपका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है इस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को आगे बढ़ाना, राष्ट्र निर्माण में आपका बहुत योगदान है। कई लोग, जैसे कि परिचय में बताया गया, बहुत लोग हैं जिनका कि नाम नहीं लिया जा सकता, लेकिन यहाँ पर मौजूद जितने लोग हैं, आप सबका राष्ट्र निर्माण में एक बहुत बड़ा योगदान है, और मैं आप सबका अभिवादन करता हूँ। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो हमारे मीडिया के मित्र हैं, उनका भी योगदान है, जो किसी न किसी तरह से पत्रकारिता या मीडिया के साथ में जुड़े हुए हैं और अच्छी चीज़ों को, देश के निर्माण को, बुराइयों को दिखा करके और किस तरह से देश की अखंडता को बरकरार रखना है, आप लोगों का बहुत योगदान है इसके बारे में। आज जो है यह एक बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत शुभ अवसर है, दो वजहों से। सबसे पहले कि आज जो है हम ये संघ के 100वें वर्ष में प्रवेश किए हैं, और उसको कार्यरत करने के लिए, उसको रिकग्नाइज करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए जो मुझे थोड़ी बहुत जानकारी थी कि पूरे साल, अगले इस पूरे वर्ष में 2026 तक हर तरह के प्रोग्राम और कार्यक्रम किए जा रहे हैं, क्षेत्र में, इकाइयों में, युवा के साथ, ग्रामीण इलाकों में, जिससे कि हमारा भारतवर्ष जो है वो और आगे बढ़ सके, जागृति रहे लोगों में। और उसके साथ साथ एक आज बहुत ही ये शुभ अवसर है, जबकि हिमालय हुंकार का दीपावली विशेषांक का अभी जो है वो विमोचन किया गया है। और जैसे कि पहले भी ये बात हो चुकी है कि ये पूरा महीना जो है बहुत ही पावन महीना रहा है। हमारे नवरात्र थे जो दशहरे में जो है वो किया, शक्ति का एक बहुत बड़ा रूप, शक्ति का पूजन किया गया, और उसके बाद आने वाले जो हमारे हम
सभी इंतज़ार कर रहे हैं हर्षोल्लास का जो त्योहार है हमारा दीपावली का। तो ये शुभ अवसर पर इस पत्रिका का विमोचन हुआ, ये आई थिंक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है सबके लिए और इस पत्रिका के लिए भी। और जिस तरह से अभी जो है हमारे जो मुख्य वक्ता अदम जी ने इस चीज़ों के बारे में बताया, संविधान के बारे में बताया और ज्ञान की बातें करी, समाज की बातें करी, उसके साथ साथ जो है स्पिरिचुअल चीज़ों की भी जानकारी दी और एक तरह से उन्होंने बहुत ज्ञानवर्धक जो है बात करी। मैं समझता हूं कि हम सब मिलकर के एक बारी करतल ध्वनि के साथ उनका हम इसके लिए अभिवादन करें। संघ की जो है आप लोग तो बहुत पहले से, कई दशकों से, कई लोग कुछ सालों से जुड़े हैं, क्योंकि मैं सेना में कार्यरत था और सेना में रहते हुए जो है हम लोग अपनी जो है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में इतना ज़्यादा एनकरेज भी नहीं होता है और उसके साथ साथ समय भी नहीं मिलता है, क्योंकि उस वक्त जो है हमारा जो कर्म ही धर्म है उस फॉलो को, और राष्ट्र धर्म ही जो है हम सबका धर्म है उसको हम फॉलो करते हैं। मेरे अवकाश प्राप्ति के बाद कुछ चीज़ों की जानकारी भी, कुछ लोगों से हम इस चीज़ों के संपर्क में आए और थोड़ी बहुत नॉलेज थी पर इतना कुछ ज्ञान नहीं था। तो जो मैंने पढ़ा और जो थोड़ा बहुत ज्ञान अर्जित किया कि संघ की स्थापना का जो उद्देश्य था एक संगठित, सशक्त, संस्कारवान राष्ट्र का निर्माण, जो भारत की संस्कृति और परंपराओं में गहराई से रचा बसा हो। और यह बहुत हर्ष और गर्व की बात है कि संघ इसके ऊपर लगातार अग्रसर है। एक छोटे से समूह से प्रारंभ होकर के यह आज विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, जो ओपन सोर्स में जो ज्ञान जो है, नॉलेज या जो इंफॉर्मेशन है कि मेरे ख्याल 50 से ज़्यादा देशों में संघ की इकाइयाँ हैं और जुड़े हुए हैं, और भारत में शायद 70,000 से ज़्यादा इसकी शाखाएं या ब्रांचेस हैं और कई लाख जो हैं सदस्य इसके साथ में जुड़े हुए हैं, जो कि अपने त्याग और निस्वार्थ सेवा से संघ को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। संघ ने इन 100 वर्षों में हर फील्ड में, जैसे कि पदम जी ने भी बताया था, कि चाहे वह राष्ट्र की अखंडता हो, हमारे युद्ध रहे हों, हमारे आंतरिक युद्ध हों जो कि डिस्टेबलाइजिंग फोर्सेस हैं उनका सामना करना हो, प्राकृतिक आपदाएं रही हों, बाल विकास हो, ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नति और जागरूकता को फैलाना हो, और कोविड का जो है उन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि जब अपने पराये हो गए थे या किसी मजबूरी से नहीं कर सकते थे तो संघ के लोगों ने किसी का वो ना देखते हुए, चेहरा ना देखते हुए ही एक इंसानियत के तौर पर बहुत मदद करी। और मुझे अच्छे से ध्यान है कि 2020 में जब कोरोना और कोविड का काल था तो मैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी का कमांडेंट था, और किस तरह से हमने अपने जो कैडेट्स से उनको सुरक्षित रखा, किस तरह से हमने जो है इस आपदा के दौरान में ट्रेनिंग को जारी रखा ताकि हमारे जो देश को ट्रेनिंग पूरी तरह से सफलता के साथ पूरी हो और हमें जो है अधिकारी जो है देश में वो कभी ना आए। और उसके साथ साथ हमारे साथ बहुत करीब 190 जो है हमारे मित्र देशों के कैडेट्स भी थे। मुझे यह बहुत, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी हमारी उपलब्धि थी एज अ टीम वर्क कि हमारा उस काल में कोई भी फैटल कैजुअलिटीज नहीं हुआ, कोई केस नहीं हुआ और हम अपनी जो है ट्रेनिंग को जारी रख सके। तो कोरोना काल एक बहुत बड़ी जो है वो एक सीख हमें दी कि किस तरह से हम लोग एकजुट होकर के इन आपदाओं का सामना कर सकते हैं। और जो नेचुरल डिजास्टर्स जो हो रहे हैं उसमें भी संघ ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है, मदद करी हर जगह पे। अभी इस साल खासकर बहुत बड़ी आपदाएं सामने आई हैं, चाहे वो हिमाचल प्रदेश रहा हो, चाहे वो उत्तराखंड रहा हो, पंजाब रहा हो, राजस्थान रहा हो। बहुत जो है बहुत नुकसान हुआ है, जान का, माल का, प्रगति का। तो ये मेरा एक संदेश भी था कि जो संघ के माध्यम से और जो हमें मिलते हैं लोग, आई थिंक
जागरूकता जो है बहुत जरूरी है, अवेयरनेस और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, उसको एनफोर्स हम किस तरह से, उसको किस तरह से हम अमल में ला सकते हैं, जिससे कि हमारी प्रकृति जो कि एक बहुत बड़ी विरासत है, एक धरोहर है, और आई थिंक हम सब लोग जो हमारी आने वाली नस्लें हैं, हम सब उनके लिए हमारा दायित्व है कि हम अपने नेचर को, अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करके रखें, उसको बचा के रखें, और जो जान माल की इतनी नुकसान होती है उसको हम कम से कम जो है वो कर सके। संघ का एक टोटल इन्वॉल्वमेंट रहा है इन सब चीज़ों के अंदर में, जो कि सोशल अवेयरनेस, डेवलपमेंट, नेशनल इंटीग्रिटी, एजुकेशन, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, पेट्रियोटिज्म और नेशनल सिक्योरिटी, इंटरनल और एक्सटर्नल जो सिक्योरिटीज है, उसमें संघ ने सेनाओं का या देश में जिस चीज की भी जरूरत पड़ी उसको इन्होंने पूरा आगे बढ़ करके सहयोग दिया। संघ के इतिहास में कई चुनौतियां आई, परंतु अथक प्रयास से लगातार उन्नति और एकजुटता के साथ पार किया और अभी उन्नति के पथ पर अग्रसर हैं। जबकि ये 100वें वर्ष में प्रवेश किया है, जैसे मैंने बताया कि कई कार्यक्रम हो रहे हैं पूरे भारतवर्ष को जोड़ने के लिए, और इस कार्य के लिए हम जो हैं संघ को इस पहल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। जो ये पत्रिका है हिमालय हुंकार, यह एक बहुत ही अत्यंत सार्थक जो है वो पहल है, और यह जो अंक है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि श्री पदम जी ने बताया कि इसमें जो हमारा बेसिक गवर्नेंस है, किस तरह से हमारा देश चलना चाहिए, किस मुद्दों के ऊपर चला, क्या उसके अंदर में संशोधन हो सकते हैं या शॉर्टफॉल्स रही हैं, संविधान जो है वो बहुत आवश्यक है, और उसके अध्ययन, उसके बारे में उन्होंने बताया। उसके साथ साथ जो हमारे बहुत प्रेरणा स्रोत इसमें जिनका व्याख्यान किया गया है, शिवाजी महाराज, अहिल्याबाई होलकर का, और इसके साथ जो हमारा एक नज़दीक में बहुत रमणीक और ऐतिहासिक जौनसार का इलाका है, उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। तो यह एक बहुत अच्छी पहल है, और मैं अपनी ओर से और यह समय मैं लूँगा, ये अपॉर्चुनिटी मैं लूँगा कि आप सबकी तरफ से भी इस संपादकीय टीम को जिन्होंने इस विशेषांक को निकाला है वो बधाई के पात्र हैं, और बहुत बहुत शुभकामनाएं जो आगे की भी इसमें से टीम्स जो काम संपादन का कार्य करेंगी। कुछ एक व्यक्तिगत तौर पे मैं क्या कहना चाहता हूं कि सबसे पहले तो पदम जी ने, जिन्होंने बहुत एक ऊर्जावान, बहुत गहराई वाले शब्दों का हम सबके सामने उसका विवरण किया और बहुत जानकारी दी, बहुत जागरूकता दी। मुझे उनके दो शब्द जो कि हमारे सैनिक जीवन में बहुत अहमियत रखते हैं, वो शब्द जो इन्होंने जो बताए हैं वो आत्मबोध और शत्रुबोध। आत्मबोध तो हर इंसान के लिए, बच्चे से लेकर के और बड़े तक के लिए बहुत आवश्यक है। अगर हम आत्मबोध जानते हैं तो तभी हम जानते हैं कि हमारी शक्तियां क्या हैं, हमारी खामियां क्या हैं, और हम कैसे अपना उत्थान कर सकते हैं। लेकिन शत्रुबोध जो उन्होंने बताया वो एक इंटरनल डायनेमिक्स जो हमारे सेक्युलरिज्म, जो हमारे देश की उन्नति में बाधा देने वाले हैं, उसके लिए बहुत जरूरी है। एक सैनिक के तौर पर जो है हमारे को शत्रुबोध परम आवश्यक है। अगर हम अपनी स्ट्रेंथ जानते हैं, हमारी तैयारी पूरी है, और हम शत्रुबोध जानते हैं तो हमें जो है विजय श्री हमेशा जो है वो हासिल होगी। और हमारे जो 1965-62 में कुछ एक त्रुटियां रह गई थी, 65 वॉर, 71 वॉर, 1999 कारगिल वॉर, और सबसे बड़ा आई थिंक शत्रु बोध का जो ज्ञान था, जो अभी हाल ही में ऑफ सिंदूर किया गया, आप सबने देखा है, पूरे विश्व ने देखा है कि किस प्रकार से हमारे देश की पॉलिटिकल लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप और जमीन पर जो एक एक सैनिक ने जिसका भी रोल था, किस तरह से कुछ ही दिनों में जो करके विजय श्री जो हासिल करी। तो ये सब कुछ जो है शत्रुबोध के कारण ही है, और शत्रुबोध को ज्ञान करने का
थ्योरेटिकल नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, सैटेलाइट्स है, इलेक्ट्रॉनिक है, साइबर है, सब चीज़ों का मिश्रण होकर के ही हम शत्रुबोध जो है वो अर्जित कर सकते हैं। तो ये बहुत एक अच्छी बात, दो अच्छे शब्द मैंने आज इनसे सुने। और मैं क्या कहना चाहता हूं, जो हमने जो देशभक्ति, पैट्रियोटिज्म, यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं सब देशभक्त हैं, सब में जो है देश के प्रति बहुत जागरूकता और प्रेरणा है। एक श्लोक जो छोटे छोटे दो हैं कि जननी जन्मभूमि स्वर्गातिपि गरियसी, यानी कि हमारी जो माता है और मातृभूमि है वो स्वर्ग से भी महान है। और दूसरा जो है अगेन देश प्रेम का है, वो है कि देशभक्ति सर्वाश्च भक्तिषु श्रेष्ठा, यानी कि जो देश की भक्ति है वह सब भक्तियों से श्रेष्ठ भक्ति है। तो इसलिए मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं और भी जो लोग संघ से जुड़े हुए हैं, सब में जो है देशभक्ति, पैट्रियोटिज्म जो है पूरी तरह से भरी हुई है। मैं जब सोचता हूँ, मैंने सोच रहा था कि संघ में और एक सैनिक के जीवन में, जो एक संघ का सिपाही है, सदस्य है, उसमें और सैनिक जीवन में क्या क्या जो है वो सिमिलैरिटीज हैं, क्या कॉमनैलिटीज हैं, क्या चीज़ें एक सी हैं। तो मैं कोई 6-7 बिंदुओं के ऊपर में अपना ध्यान कर पाया और उसमें से कुछ जो हैं वो है एक देश प्रेम, उसमें कोई कहने की आवश्यकता नहीं है। हर सैनिक जो है हमारी तीनों सेनाओं के और जो भी वर्दी में हैं उनका देश प्रेम हमेशा है, उसमें कोई शक नहीं है, कोई शंका नहीं है। और बाकी जितने भी सदस्य संघ के साथ जुड़े हुए हैं उन सब में भी देश प्रेम की भावना है। दूसरा सैक्रिफाइस, त्याग। एक सैनिक, एक यूनिफॉर्म वाला आदमी बहुत कुछ त्याग करता है, उसी तरह से एक कर्मठ जो संघ से जुड़े हुए लोग हैं उनका भी बहुत बड़ा त्याग है देश को आगे बढ़ाने में, और अपनी सेवाएं उन्होंने दी हैं। उसके अलावा है बलिदान। हमारे जो सैनिक हैं वो युद्ध में अपना सरों पर जो है अपनी जान न्यौछावर करते हैं, सुप्रीम सैक्रिफाइस देते हैं। और संघ जो है अगर जरूरत पड़ी तो हमारे सदस्य जो हैं, अगर देश को जरूरत पड़ी तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो भी बलिदान के लिए तैयार होंगे। इसके अलावा जो बिलीफ है नेशन बिफोर सेल्फ, हमसे पहले जो हमारा देश है, हमारा राष्ट्र है, वो दोनों हम यूनिफॉर्म में जो लोग हैं और जो आप लोग हैं सब इसमें विश्वास करते हैं। एक्सटर्नल और इंटरनल थ्रेट्स। एक्सटर्नल थ्रेट्स में हमारी सेनाएं हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड, ये हमारी एक्सटर्नल थ्रेट से हमारी रक्षा कर रहे हैं। हमारी आंखें हैं, हमारे जो मुल्क को है वो उसको प्रोटेक्ट करके रखे हुए हैं। और इंटरनल थ्रेट्स में जहां पर जरूरत पड़ी है तो सेना ने आगे आकर के इंटरनल सिचुएशन को भी संभाला है, जैसे कि कुछ इलाकों में हमारा जो इंसर्जेंसी वगैरह चल रही है, नक्सल एरिया है, नॉर्थ ईस्ट है, JNK में भी काफ़ी सुधार हुआ है, वहाँ पर भी रहे हैं। और इसके साथ साथ जो है संघ का जो रोल है वो इंटरनल सिक्योरिटी में डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर्स के अगेंस्ट बहुत बड़ा रोल है। उसके अलावा डिसिप्लिन लाइफ, एक सैनिक का जीवन और एक सदस्य जो संघ का सदस्य है, एक बहुत ही डिसिप्लिन लाइफ है। ये हो गए 6 चीज़ें। उसके अलावा 7वां जो है वो है टाइम एंड पंक्चुअलिटी। तो वो संघ भी बहुत मानता है। और मुझे परसों जब मुझे कार्यक्रम के बारे में बताया गया तो श्री सीडी जी ने मुझे बोला कि जनरल साहब जो है ये हमारा समय जो 4 बजे का है तो 4 बजे ही होगा, सिविल की तरह से नहीं होता है। तो आप बैठे बैठे सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आभार, पुनः धन्यवाद। जय भारत। आपका सुनाम क्या है?